तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई लेसनर के फैंस, आपकी किस्मत कुछ तो अच्छी है भाई। जब भी लगता है कि अब लेसनर नहीं आएंगे, अब तो कभी नहीं आ सकते, तभी कुछ ना कुछ WWE ऐसा करती है कि एक होप जग जाती है कि शायद मे बी भाई अभी भी लेसनर आ सकते हैं। आज मंडे नाइट रॉ के अंदर कुछ ऐसी कहानी हमें देखने को मिली जहां पे लेसनर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेंशन करा गया, ट्वाइस मेंशन करा गया लेसनर को भाई। एंड क्या हुआ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, एंड इसके बाद क्या क्या हो सकता है वो तो हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे चैनल के ऊपर। तो फिलहाल भाई लेसनर को मेंशन सेथ रॉलिंस ने करा एंड कोडी रोड्स ने करा। रॉलिंस का एक बैक स्टेज सेगमेंट था जहाँ पे वो खुद को बीस्ट प्लेयर करके रेफर करते हैं, तो ये लेसनर का रेफरेंस था। सबको मालूम है कि भाई रॉलिंस ने जब लेसनर को बीट किया था रेसलमेनिया 35 में, उसके बाद वो खुद को बीस्ट स्लेयर बोलने लगे थे, तो इसलिए रॉलिंस ने खुद को उस तरीके से मेंशन किया। दूसरी चीज भाई कोडी रोड्स ने गुंथर के साथ प्रोमो में, गुंथर वही गुंथर जिनका भाई ड्रीम मैच है लेसनर से लड़ना, एंड सब चाहते हैं कि लेसनर वर्सेस गुंथर हो। यहाँ पे कोडी गुंथर के सामने कहते हैं कि भाई मैंने बीस्ट को भी हरा रखा है, मतलब यहाँ पे बीस्ट की बात करते हैं। तो फिलहाल भाई लेसनर के नाम से हर कोई अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा था, सॉलिडिफाई करना चाह रहा था आज के रॉक एपिसोड में। कमाल की बात है कि कोडी ने ये चीज़ गुंथर के सामने कही है, एंड हमको मालूम है कि मोस्ट लाइकली ट्रिपल एच ये चीज़ें इसलिए करते हैं बिकॉज आगे के लिए वो कुछ सेटअप कर सकें। तो एक्सपेक्ट हमने गोल्डबर्ग का भी नहीं करा था कि वो आएंगे, लेकिन गोल्डबर्ग आगे, बट देन अगेन भाई गोल्डबर्ग को मैं लेसनर से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा बिकॉज गोल्डबर्ग पे एलिगेशंस नहीं है, गोल्डबर्ग को बस लोग पसंद नहीं करते हैं, लेसनर पे एलिगेशंस हैं। लेकिन अभी एक होप फिर से जाग गई भाई। आज लेसनर को मंडे नाइट रॉ में 2 बार मेंशन करा गया। इसके बाद ट्विटर पे भाई लेसनर ट्रेंड हो रहे हैं, लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या क्या हो सकता है क्या नहीं वो देखना होगा, स्पेशली कोडी के सेगमेंट के बाद। क्या ये एक प्रीव्यू है, क्या कोडी जानबूझ के लेसनर का नाम गुंथर के सामने ले रहे थे ताकि आगे के लिए कुछ सेटअप हो सके। लेट्स सी भाई, रोड टू रेसलमेनिया चालू होने वाला है, क्राउन जूल आने वाला है, क्या कुछ होता है वो देखना होगा। इसके बारे में और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना चाहता हूँ, आगे क्या हो सकता है क्या नहीं वो अगली वीडियो में या फिर उसके बाद जब हमें मौका मिलेगा तब डिस्कस करेंगे। आप क्या सोचते हो भाई इस चीज के बारे में, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई जे उसो एंड जिमी उसो को लेकर। तो आपको शायद अभी तक आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा तो बता दूं भाई, ये टेप एपिसोड होने के बाद भी इतना एक्साइटिंग था कि जिमी उसो पहुंच गए भाई मंडे नाइट रॉ में जे उसो से बात करने। तो जे उसो को कन्विंस करने आए थे जिमी उसो, लेकिन जे उसो बिल्कुल नहीं बात करना चाहते, बिल्कुल नहीं। साफ कहते हैं कि मेरे चेहरे के सामने से हट जाओ। 2 बार कोशिश करी जिमी ने, लेकिन बेचारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये तो हमने एक्सपेक्ट करा ही था भाई कि कुछ इस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होगी। लेकिन अभी WWE के क्या प्लान्स दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि जे उसो आने वाले हैं ओजी ब्लड लाइन में, लेकिन रास्ता क्या होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड है कि अब जो जिमी उसो है भाई रोमन रेंज से थोड़ी सी बैसिंग झेलेंगे। शायद वो पुराने ट्राइबल चीफ वाले रोमन को वापस आना पड़ेगा जिमी को थोड़ा सबक सिखाने के लिए कि भाई इज्जत कर मेरी, मतलब मैं उससे हेल्प नहीं लेने वाला, तो उसके पास जाके क्या मुंह मरा रहा है, ऐसा कहना चाहते होंगे शायद रोमन, जो कि शायद वो कहेंगे आगे स्मैकडाउन में। अब इसके बाद भी जिमी उसो मानने नहीं वाले बिकॉज ही नोस कि भाई हम इनसे नहीं कम्पीट कर सकते, 4 लोग हैं, मॉन्स्टर्स है भाई, हमें तोड़ देंगे। एग्जाम्पल हमने स्मैकडाउन में देख लिया। तो ऐसे में जिमी उसो अब जाएंगे सेमी जेन के पास में, एंड सेमी जेन के साथ काफ़ी चिल है, वो काफ़ी कूल है। तो सेमी जेन समझेंगे कंडीशन को, एंड उसके बाद सेमी जेन जे उसो को समझाने जाएंगे। तो देन जे सेमी दोनों आते हुए दिख रहे हैं, एंड अब वॉर गेम्स अपना सेटअप होते हुए दिख रहा है। रोमन रेंस, जिमी उसो, जे उसो एंड सेमी जेन जे उसो को किसी तरीके से कन्विंस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन होगा कि क्या जे उसो एंड रोमन रेंस आपस में कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। कुछ आपको रफ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे बीच में जहाँ पे दोनों एक दूसरे से शायद ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, शायद एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द डे वॉर गेम्स में जाके भाई साथ आ जाएंगे। जिस तरीके से शायद आपको याद होगा सेमी जेन एंड जे उसो वाली चीज़ हुई थी वॉर गेम्स में, उसी तरीके से भाई रोमन रेंस एंड जे उसो के बीच में आपको एंगल देखने को मिल सकता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए या फिर उससे जस्ट पहले। तो फिलहाल भाई ये प्लान्स दिख रहे हैं WWE के, जिमी उसो, जे उसो, रोमन रेंस एंड सेमी जेन के लिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ होते हुए देखना, कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग सही है भाई, आई थिंक सही है। अभी आप क्या सोचते हो लिख के बता सकते हो कमेंट्स के अंदर जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर, एंड स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल के सामने आ चुकी है। लकीली या फिर बोलो ट्राइबल चीफ का इफेक्ट है ये, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप इंक्रीज हो चुकी है, एंड बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है भाई। 1.518 मिलियन पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप में आपको बता रहा हूँ। ये इस हफ्ते कितनी आई, ये जो लास्ट एपिसोड गया इसकी व्यूअरशिप रही भाई 1.652। इस वाले एपिसोड में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भाई लाइव प्रेजेंट थे, रोमन रेंस वहाँ पे थे, एंड एंड में रोमन जिमी की कुटाई होती है, एंड वही चेहरे पे वो लुक आता है रोमन का कि भाई हेल्प की नीड है लेकिन हेल्प लेना नहीं चाहते। जिमी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। 1.652 आई डोंट थिंक एक बैड नंबर है, यूएस नेटवर्क के ऊपर आई थिंक ये बहुत अच्छा नंबर है, एंड डेफिनेटली यूएसए भाई इससे कन्विंस तो होगी कि हाँ भाई ये अच्छा नंबर है। शायद मेरी बातों से कन्विंस हो जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, एंड आई थिंक ये अच्छे नंबर से। साथ में सिर्फ इतना ही नहीं था भाई, स्मैकडाउन में केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन, कोडी वाली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि मैं कोडी को हेट करता हूँ, नहीं भाई ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग
फाइटिंग है, कोडी केविन ऑर्टन वाली चीज़, ये कुछ बेस्ट चीज़ों में से एक है WWE के अंदर करेंटली। आई थिंक ये बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है कोडी रोड्स के लिए। सो मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी लाइन्स में से एक है। ब्लड लाइन के बाद शायद मैं अभी करेंटली इसको ही रखूंगा, उसके बाद तो देखना होगा मुझे। अभी शायद CM पंक सेथ रॉलिंस की चालू हो तो मे भी वो हो सकती है, नहीं तो अभी तक CM पंक ड्रू वाली थी। तो कोडी रोड्स का भी जो सेगमेंट था स्मैकडाउन में, या फिर केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन वाला, वो भी काफ़ी इंपैक्टफुल था। फॉर लोगों को देखना था भाई कि बैड ब्लड के बाद अभी जब अटैक हुआ, उसके बाद स्मैकडाउन में केविन ऑर्टन कोडी सब होंगे तो क्या होता है। तो WWE भाई इस पे भी अच्छा कमा रही है फॉर श्योर। सो आई थिंक अभी तक तो WWE जो भी कर रही है अपनी मेजर स्टोरी लाइन्स के साथ में सब कुछ सही कर रही है, एंड इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स को लेकर। एंड अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी तरीके से एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है भाई। एज स्टाइल्स को लेकर हमने सुन ली है भाई अपडेट की एज स्टाइल्स की इंजरी रियल है। तो अभी एज स्टाइल्स ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके भाई इन्फॉर्म करा कि इनकी इंजरी रियल है एंड ये है लिस फ्रांस इंजरी। अब ये इंजरी काफ़ी ज़्यादा भाई जोखिम भरी हो सकती है लोगों के लिए, बिकॉज अगर आपने इसका सही टाइम पे सही इलाज नहीं कराया तो देन हो सकता है भाई कि ये ऑर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो जाए। तो इसी चीज़ को लेकर एक फ़ैन को अवेयर करता है एज स्टाइल्स को कि भाई ये कितनी डेंजरस इंजरी एंड पास्ट में इसने किसके साथ क्या कर रखा है। तो एज स्टाइल्स भाई इसको कोट करते हैं एंड लिखते हैं बिंगो एज द किड्स से आई एम कुक्ड। तो भाई इंटरनेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि हो गया मेरा काम, तो भाई फंस गया मैं गलत जगह, यानी कि इंजरी अब इनको खा जाएगी, ऐसा इनका मानना है। तो हाँ भाई इसमें तो देखो कोई डाउट नहीं है कि इंजरी डेंजरस है, बट देन अगेन भाई एज स्टाइल्स भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इनके पास ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, तो वो सब कुछ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ दिक्कत वाली बात यह है कि एज स्टाइल्स अभी वापस आए थे एंड अभी फिर एज स्टाइल्स को जाना पड़ेगा, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, सेन मैकमैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट लेट्स होप कि अब यहाँ से एज स्टाइल्स अगर जा रहे हैं तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी वापस आए एक फाइनल रन के लिए आए एंड एक बहुत अच्छे फाइनल रन के लिए आए, मैं बस इतना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया को लेके, रेसलमेनिया इन यूके को लेके। कोडी रोड्स कमेंट करते हैं भाई इस चीज़ के ऊपर, एडवोकेट करते हैं वंस अगेन इस चीज़ के लिए, कहते हैं कि भाई यूके के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स है जो कि मैं देखता हूँ, वेन्यूज़ हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि रेसलमेनिया एक हिट इवेंट बन सकता है। एंड आई थिंक कि WWE को रेसलमेनिया को यूके में लाना चाहिए 5 सालों के अंदर। BBC पे आके फिलहाल ये चीज़ कहते हैं कोडी रोड्स, एंड वो बिल्कुल रेडी हैं भाई इस चीज़ के लिए। सो कोडी तैयार है रेसलमेनिया इन यूके के लिए, जॉन सीना तैयार है, और भी मेजर टैलेंट्स तैयार है लाइक ड्रू मैकिंटायर etc। तो WWE डेफिनेटली वहाँ पे जाने वाली है, लेकिन अभी ये 2 साल तो चीज़ आई डोंट थिंक होने वाली है। रेसलमेनिया 41 फिक्स हो चुका है, 42 भी नहीं होने वाला है, एंड शायद 43 भी नहीं होने वाला है, तो मे बी 44 में जा सकते हैं यूके। लेकिन जाएंगे तो आई थिंक भाई ये बेस्ट रेसलमेनिया हो सकती है, बिकॉज बहुत मैसिव प्रॉफिट होगा इनको, अटेंडेंस भाई खचाखच भर जाने वाली है, वेन्यूज़ काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, तो मे भी हो सकता है कि WWE रिकॉर्ड्स हिट करे, एक पे एक रिकॉर्ड तोड़ते जाए। कोडी रोड्स इसको भी एड्रेस करते हैं कि काफ़ी प्रॉफिटेबल मार्केट है वो, तो इसलिए उसको टारगेट करना चाहते हैं कोडी। इनका कुछ ऐसा कहना है भाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।